नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन का फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये जो फाउंडेशन बैच रहेगा, ये ऑल इंडिया टेक्निकल जितनी भी भर्ती रहेगी उनके लिए सक्सेसफुल बैच रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैटर रहेगा वो जीरो लेवल से हाई लेवल तक अपन लेके जाएंगे और प्रत्येक पॉइंट के ऑब्जेक्टिव हाथों हाथ करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बिना समय गवाए यहाँ पे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे। इसमें आगे पीछे का सिस्टम नहीं रहेगा और यहाँ पूरा का पूरा अपन ऑब्जेक्टिव तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न पहला जो चैप्टर रहेगा, और पहला चैप्टर क्या है अपना, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि सामान्य विद्युत यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले सामान्य विद्युत के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि जब तक सामान्य विद्युत का परिचय अपन नहीं समझेंगे जब तक कुछ नहीं है। यहाँ पे बेसिक से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ये जो बैच है ये पर्सनली किसी एक भर्ती के लिए नहीं है, ये ऑल इंडिया कोई सी भी भर्ती हो, आपके डीआरडीओ हो, इसरो हो, सेल हो, बेल हो, आपके लाइनमैन कोई सी भी हो विद्युत विभाग के अंदर, चाहे रेलवे टेक्नीशियन हो, लोको पायलट हो, कि जितनी भी ऑल इंडिया टेक्निकल भर्ती है, चाहे स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल भर्ती हो, सभी के लिए सक्सेसफुल बैच रहेगा। तो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा आराम से, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको हर चीज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सामान्य विद्युत यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों अपन को पता है कि यहाँ एक वर्ड होता है कि इलेक्ट्रिकल, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। दोस्तों मैं अभी क्लियर कर दूं, एक इलेक्ट्रिकल होता है और एक शब्द होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक शब्द आपको बहुत अच्छे से पता होगा और एक शब्द अपन को पता है ये भी कि क्या, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन। तो दोस्तों यहाँ पे ये इलेक्ट्रीशियन है और यहाँ एक है शब्द इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे तीनों के बारे में गहनता से अध्ययन करते हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट चालू कर देता हूँ तो यहाँ अपन को यही पता नहीं है कि अपनी जो ट्रेड है उस ट्रेड के बारे में क्या नॉलेज है क्या नहीं है। तो आइए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, और इलेक्ट्रिकल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझेंगे और फिर अपन समझते हैं यहाँ पे ये। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे ये, तो इलेक्ट्रिकल किसे कहते हैं, तो सामान्य परिचय इसका नॉर्मल भाषा के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि भाई वह विद्युत जो एसी पर कार्य करती है वो इलेक्ट्रिकल कहलाती है। तो अपन ने क्या कहा नॉर्मल भाषा में कि वह विद्युत, ठीक है, वह विद्युत जो किस पर, एसी पर, एसी पर कार्य करती है, एसी पर कार्य करती है, वो बोलो क्या कहलाएगी, तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रिकल कहलाती है। लेकिन थोड़ा सा मैं अगर इसको टेक्निकल भाषा के रूप में अगर समझाना चाहूँ तो अपन ये कहेंगे कि दोस्तों हमारे पास में क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। पदार्थ जैसे कि आपके चालक होता है, अचालक होता है और अर्धचालक होता है। तो यहाँ बात करेंगे चालक। जो चालक पदार्थ होते हैं, इस चालक पदार्थ में मेरे दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, तो यहाँ अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को नियंत्रण करने का जो अध्ययन किया जाता है, चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह का जो अध्ययन किया जाता है या नियंत्रण करने का जो अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन इलेक्ट्रिकल कहते हैं। क्या कहेंगे, तो उसे अपन इलेक्ट्रिकल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन समझते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां पे। तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ नेक्स्ट अपन ये कहते हैं कि भाई क्या, तो यहां अपन ने लिखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें चालक पदार्थों में, ये चीज ध्यान रखिएगा, चालक
पदार्थों में, चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह, इलेक्ट्रॉन प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, किया जाता किया जाता है। क्या कहलाएगा? तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रिकल। भाई वह विद्युत जो एसी पर कार्य करते हैं, सीधी भाषा में अपन ने समझा। नेक्स्ट अपन थोड़ा सा अगर टेक्निकल भाषा में जाते हैं तो अपन सीधा कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह का जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलो अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल जो पुर्जे होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, तो अपन यहाँ पे ये भी कहेंगे कि भाई जो ये पुर्जे होते हैं ना, ये पुर्जे आकार में, किसमें? तो अपन कहेंगे आकार में क्या होते हैं? तो ये बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इनकी जो संरचना होती है वो थोड़ी सी क्या होती है? सरल होती है। तो यहाँ अपन कहेंगे यहाँ पे संरचना, तो क्या कहेंगे? तो अपन यहाँ पे संरचना, तो यहाँ पे जो संरचना है वो क्या है? सरल है या आसान है। इनकी संरचना क्या है? सरल। इनकी संरचना क्या होती है दोस्तों? सरल होती है। तो यहाँ पे ये पूरा अपन ने समझा कि इलेक्ट्रिकल क्या है, तो वह विद्युत जो एसी पर कार्य करती है या वह उपकरण। यहाँ विद्युत की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ अपन लिख सकते हैं वो वह उपकरण, वह उपकरण जो एसी पर कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिकल कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगला पॉइंट आता है अपना, यहाँ पे अगला जो पॉइंट आएगा दोस्तों, इसको अपन सेव कर लेते हैं। ये हो गया अपना सेव। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन पॉइंट पे आते हैं और ये अगला पॉइंट आता है अपना, ये नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे, और इसके बारे में समझते हैं। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिकल के बारे में, अब आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो अब ध्यान पूर्वक समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीधा सा अपन कहेंगे भाई, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा कि वह ऊर्जा जो एसी पर कार्य करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वह तो यहां अपन सीधा लिखेंगे कि वह ऊर्जा जो डीसी पर, किस पर? डीसी पर कार्य करता है, कार्य करता है, क्या कहलाएगा? तो यहां अपन कहेंगे वह ऊर्जा जो डीसी पे कार्य करता है, सीधा क्या कहलाएगा? तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे कि टेक्निकल भाषा में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो अपन कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, क्या? तो यहाँ पे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अर्धचालक, अर्धचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। बोलो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। भाई पहली परिभाषा के अंदर तो अपन ने क्या पढ़ा? तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा वह ऊर्जा जो केवल डीसी पर काम करता है, तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। और दूसरा अपन ने पढ़ा कि अर्धचालक पदार्थों में, किसमें?
अर्धचालक पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह का जो अध्ययन किया जाता है, उसको नियंत्रण करने का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये भी अपन चर्चा करेंगे दोस्तों कि इसके जो पुर्जे होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। तो इसके जो पुर्जे होते हैं, यहाँ पे पुर्जे आकार में छोटे, इसमें आकार में छोटे होते हैं, ये लो होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनकी जो संरचना होती है वो संरचना क्या होती है? जटिल होती है। इसमें छोटे छोटे पुर्जे होते हैं दोस्तों। तो इसकी संरचना क्या होती है? जटिल होती है। तो अपन क्या कहेंगे? इसकी संरचना क्या होती है? जटिल होती है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे ये अपन ने दोनों चीजों के बारे में पढ़ा। अगर इलेक्ट्रिकल पूछे तो एसी पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पूछे तो डीसी पे। इलेक्ट्रिकल के अंदर चालक पदार्थों में अध्ययन किया जाता है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अर्धचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों बारी आती है आपके, यहाँ पर बात करेंगे, तो बात करेंगे यहाँ पर सीधा सीधा कि इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगला आता है कि यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन, जो आपके मेन रूप से ये इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड होती है, ये बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो 2 साल की ITI कर लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन होता है, उसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी ये नहीं जानते कि इलेक्ट्रीशियन होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने 2 शब्द पढ़े अभी कि इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोनों पुर्जे हो गए, तो उन पुर्जों की क्या करे? वो रिपेयरिंग करे, उनकी मरम्मत करे, उनको अगर सुधारता है तो वो व्यक्ति मेरे दोस्तों बोलो क्या कहलाएगा? तो वो इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। क्या कहलाएगा? उसे हिंदी में कहते हैं अपन विद्युतकार। क्या कहते हैं? विद्युतकार कहते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन जो होता है ये क्या है? तो अपन कहेंगे वैद्युतिक उपकरणों की। क्या? तो इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। तो अपन कहेंगे यहाँ पे कि वैद्युतिक उपकरणों की रिपेयरिंग शब्द आ सकता है, या फिर दोस्तों यहाँ पे आ सकता है मरम्मत शब्द आ सकता है, या फिर आ सकता है देखभाल, यानी वैद्युतिक उपकरणों की रिपेयरिंग, मरम्मत या फिर देखभाल करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रीशियन। करने वाला व्यक्ति यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल बेसिक का मतलब होता है छोटी छोटी चीजें से लेकर के हाई लेवल तक जाना। अभी दोस्तों यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे अपन पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इस पे क्या है एक्सपीरियंस कम है पढ़ाने की, ये डिजिटल बोर्ड पे काम करने का, सादा बोर्ड पे काफ़ी है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हाथ बैठेगा, तो आप एक तो राइटिंग पे ना जाएं, ठीक है। अपन को मेन चीज होता है कि यहाँ पे कोई चीज गलत तो नहीं है। दूसरी चीज यहाँ अपना है कि टॉपिक कोई छूट तो नहीं रहा है, टॉपिक जो है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लैंग्वेज समझाने की कैसी है वो चीज आपको मायने रखती है, ना कि राइटिंग। और आप हाथों हाथ अपना रिकॉर्ड खोलिएगा और जैसे मैं टॉपिक लिख रहा हूं वैसे कि वैसे आपको टॉपिक क्या करना है, रिकॉर्ड बनाना है। अलग अलग पेन ले लीजिएगा, साफ सुंदर बनाइएगा, क्योंकि जब साफ सुंदर बनेगा तो वहां एक बार की जगह 3 बार पढ़ने में मन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन ने तीनों के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन क्या है? तो वैद्युतिक उपकरणों की रिपेयरिंग करे या मरम्मत करे या फिर देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है, वो बोलो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रीशियन
पोटेशियम कहलाता है। तो यहाँ पे अपन ने इसको बहुत अच्छे से देख लिया। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट अपना होता है यहाँ पे दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन विद्युत। तो ये है विद्युत, क्योंकि इससे पहले जो अपन ने पढ़ा 3 शब्दों के बारे में पढ़ा, तो उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो ये है विद्युत। अब ये विद्युत क्या है? तो दोस्तों विद्युत के बारे में, विद्युत एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एक प्रकार की क्या होती है, तो ऊर्जा होती है। विद्युत क्या है? नॉर्मल अपन कहते हैं बिजली। ये क्या है? एक, तो अपनी भाषा में अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बिजली, ये बिजली, ठीक है। ये बिजली, कई बार क्या है करंट को बिजली भी कहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे विद्युत क्या है, तो अपन कहेंगे भैया जो विद्युत होती है ये एक प्रकार की क्या होती है, अपन कहेंगे ऊर्जा होती है। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। दोस्तों जो विद्युत होती है ये एक प्रकार की क्या होती है, विद्युत होती है। अब ये जो विद्युत होती है ये व्यवहारिक रूप से कितने भागों में होती है, तो अपन कहेंगे व्यवहारिक रूप से ये 2 प्रकार की होती है। अगर मैं प्रकार की अगर बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं प्रकार की बात करूं तो यहाँ पे 2 प्रकार होता है। अब आपके कितने प्रकार होंगे, तो यहाँ अपन कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे चलो फिर कोई दिक्कत, यहाँ पे अपन बात करेंगे कि विद्युत एक प्रकार की क्या है, तो अपन कहेंगे विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा होती है। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि इसके प्रकार की। तो मेरे दोस्तों इसके जो प्रकार होते हैं वो प्रकार कितने होंगे, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे 2 प्रकार। कितने होंगे, तो अपन कहेंगे इसके 2 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे जो विद्युत होती है, विद्युत को हमने कहा कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बिजली भी कहते हैं। तो ये, तो विद्युत जो होती है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और कितने प्रकार की होगी, तो 2 प्रकार की होती है। ये कौन कौन सी होती है, तो इसको भी अपन देखते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पे कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये नंबर 1 पढ़ते हैं सबसे पहले अपन यहाँ पे कि स्थिर विद्युत। तो दोस्तों स्थिर विद्युत में क्या क्या होता है, तो आइए समझते हैं यहाँ पे। और स्थिर विद्युत होती है तो ये आपकी स्थिर विद्युत, और स्थिर विद्युत को अपन क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे स्थिर विद्युत। तो दोस्तों ये जो स्थिर विद्युत होती है इसमें आवेश तो होगी भाई, बिना आवेश तो कहाँ से होगी, तो यहाँ आवेश तो होंगे, लेकिन वो आवेश कैसे होंगे, तो आइए चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि जो हमारी स्थिर विद्युत होती है ना, इस स्थिर विद्युत में जो आवेश होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि इसमें जो आवेश होंगे वो स्थिर अवस्था में होते हैं, यानी कि आवेश होंगे वो कौन सी अवस्था में होंगे, तो अपन कहेंगे यहाँ पे स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि स्थिर अवस्था में जो आवेश होते हैं वो कौन सी विद्युत है, तो स्थिर विद्युत होती है। यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो स्थिर विद्युत होती है, ये जो स्थिर विद्युत होगी, स्थिर विद्युत के अंदर करंट तार में प्रवाहित होगा, जी नहीं। तो अपन कहेंगे कि इसमें यानी कि जो तार होते हैं, तारों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो यहाँ अपन कहेंगे यानी तार कह सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पे तार, या फिर अपन कह सकते हैं चालक, ठीक है। चालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछे कि तारों में प्रवाहित धारा नहीं होती, तो कौन सी नहीं होती, तो अपन कहेंगे स्थिर विद्युत नहीं होती। जबकि आवेश कैसा होगा, इसमें स्थिर अवस्था में होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे खोजकर्ता। तो यहाँ पे ये खोजकर्ता कौन आता है, तो अपन बात करेंगे खोजकर्ता आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे थेल्स नामक वैज्ञानिक होता है। तो
तो यहाँ पे खोजकर्ता कौन है? थेल्स नामक वैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि दोस्तों जो इसमें क्रिया होती है कि स्थिर विद्युत जो होती है किस द्वारा उत्पन्न की गई है, तो अपन कहेंगे इसमें क्रिया कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ जो क्रिया होती है वो क्रिया होती है कौन सी? रगड़, या अपन कहेंगे बात करते हैं घर्षण। तो यहाँ घर्षण और इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों रगड़। ठीक है, तो यहाँ नंबर 1 क्रिया तो ये हो गई, घर्षण के द्वारा या रगड़ के द्वारा दो क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं और दोनों को क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। तो वहां पे आवेश होते हैं और वो आवेश एकत्रित होते हैं, लेकिन वो स्थिर अवस्था में होते हैं, और स्थिर अवस्था में होते हैं तो वह विद्युत आपकी क्या कहलाएगी? स्थिर विद्युत कहलाती है। तो यहाँ घर्षण हो गई, घर्षण क्रिया। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक क्रिया और होती है प्रेरण क्रिया। कौन सी होगी? तो यहाँ बात करेंगे प्रेरण क्रिया। अगर दोनों ऑप्शन में है और दोनों का ऑप्शन, दोनों वाला ऑप्शन नहीं है, तो पहली प्राथमिकता ध्यान रखिएगा, पहली प्राथमिकता यहाँ पे अपन ये करेंगे। तो यहाँ पे पहली प्राथमिकता इसको आपको करना होगा। वापस ध्यान से देखिएगा, आवेश कैसे होंगे? स्थिर आवेश होंगे। तार या चालकों में धारा का प्रवाह नहीं होता है। दूसरा, खोजकर्ता कौन है? थेल्स है। और क्रिया कौन सी है? घर्षण। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपन देखते हैं आगे कि उपयोग, कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो अपन बात करते हैं कि भैया इसका जो उपयोग होता है कि आपके कंप्यूटर प्रिंटर जो होते हैं वहां पे डायरेक्ट प्रिंटर भी आ सकता है, कंप्यूटर भी आ सकता है, कंप्यूटर प्रिंटर भी आ सकता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर। दूसरा अपन बात करते हैं सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ आदि के अंदर इस स्थिर विद्युत का क्या करते हैं अपन? प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्थिर विद्युत है, स्थिर विद्युत के अंदर सीधा सीधा पूछेगा आवेश कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। क्या तारों में प्रवाहित होती है? जी नहीं। यहाँ पे खोजकर्ता कौन है? थेल्स है। किस क्रिया के द्वारा करता है? तो अपन कहेंगे घर्षण यानी रगड़ या फिर प्रेरण के द्वारा किया जाता है। पहली प्राथमिकता किसको देनी है? रगड़ को देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं उपयोग, तो कंप्यूटर प्रिंटर के अंदर प्रयोग करते हैं और सिस्मोग्राफ आदि के अंदर अपन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर भाई दो वस्तु है, एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है, तो वो भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से कि यहाँ पे इस प्रकार से अपन सेट करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों अपन कहेंगे धन आवेशित। कौन सी वस्तु? धनावेश या धनात्मक कहते हैं, धनात्मक। और इधर बात करते हैं अपन ऋणात्मक, ये ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन सी वस्तु कैसी कैसी होती है, आइए जानकारी लेते हैं पूरी। तो यहाँ पे नंबर 1 की बात करें अपन, तो यहाँ पे नंबर 1 पे जैसे कि अपन बात करते हैं कांच। तो यहाँ पे ये कांच हो गया और ये कांच है, तो कांच के सिद्ध में ऋणात्मक वस्तु कौन सी होगी? तो अपन कहेंगे कांच के साथ में होता है ऊनी वस्त्र। कौन सा हो जाएगा? ऊनी वस्त्र। तो यहाँ पे बात करेंगे ऊनी वस्त्र। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा इसको, यहाँ पे ये तो ऊनी वस्त्र तो इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना क्या? रेशम। कौन सा आ जाएगा? तो अपन बात करते हैं रेशम, ये रेशम हो गया। दूसरी चीज अपन बात करते हैं यहाँ पे बिल्ली की खाल, यहाँ पे बिल्ली की खाल। और दोस्तों बिल्ली की खाल होती है तो वो होती है एबोनाइट, एबोनाइट। तो ये एबोनाइट हो गया, ठीक है। दूसरी चीज नेक्स्ट नंबर 3 आता है आपके ऊनी वस्त्र। तो यहाँ पे ऊनी वस्त्र, और ऊनी वस्त्र जो होते हैं ये भी रेशम होते हैं। तो ऊनी वस्त्र होते हैं तो ये रेशम, या फिर अपन कह सकते हैं ऊनी वस्त्र को किसके ऊपर रगड़ा जाएगा? है भाई, तो यहाँ पे कांच है, कांच के साथ में अपन ने रेशम रगड़ा,
बिल्ली की खाल है, यहाँ पे एबोनाइट रगड़ा, और ऊनी वस्त्र होते हैं, इसको अपना प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक या फिर एबोनाइट के साथ में रगड़ा जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं प्लास्टिक। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नंबर 4, और नंबर 4 पे आता है एम्बर यानी कहरवा। यहाँ पे एम्बर यानी कि होता है कहरवा। तो ये कहरवा, और ये जो कहरवा होता है ये भी मेरे दोस्तों किसमें होता है, रेशम। तो इस प्रकार से ये ऋणात्मक और धनात्मक हमारे पास में पदार्थ है। जब इनके मध्य ऋणात्मक और धनात्मक में घर्षण किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, घर्षण पैदा होता है, और घर्षण के कारण आवेश होता है, और वो आवेश स्थिर अवस्था में होता है, और स्थिर अवस्था में जब होता है तो वहां पे विद्युत क्रिएट होती है। तो वो विद्युत कौन सी होगी, स्थिर होगी है। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन तो कौन कौन सा, तो कांच को रगड़ना है किसके साथ में, रेशम के साथ। बिल्ली की खाल को रगड़ना है किसके साथ में, एबोनाइट के साथ में, एबोनाइट के साथ में। ऊनी वस्त्र को रगड़ना है प्लास्टिक के साथ में, और एम्बर या कहरवा को रगड़ना है दोस्तों रेशम के साथ रगड़ना है। क्या क्या है इसमें, आवेश कैसे होंगे, स्थिर, धारा प्रवाहित नहीं होती है, वैज्ञानिक कौन है, थेल्स है, क्रिया कौन सी हो गई ये, और उपयोग कहाँ होता है, तो उपयोग के लिए अपन कहेंगे कंप्यूटर प्रिंटर यानी सिस्मोग्राफ के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप हाथों हाथ नोट्स बना रहे हो, अगर पीछे भी रह जाते हो तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को पुश कर लीजिए, रोक करके आप आराम से बना सकते हो, या आप एक साथ बाद में भी बना सकते हो, ठीक है। पीडीएफ अवेलेबल रहेगी वैसे। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ अब नेक्स्ट अपन आते हैं, अगला जो पॉइंट है और वो है चल विद्युत। कौन सी विद्युत, चल विद्युत। इससे पहले अपन ने पढ़ा कौन सी विद्युत, तो अपन कहते हैं स्थिर विद्युत, और स्थिर विद्युत क्या है, तारों में प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये चल विद्युत, चल विद्युत कह दीजिए, चाहे इसे गतिज विद्युत कह दीजिए, चाहे इसे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कह दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो चल विद्युत होती है या गतिज विद्युत होती है, ये क्या है, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो अपन कहते हैं सीधा सा गतिज विद्युत, सीधी भाषा में अपन कहेंगे कि इसके अंदर जो आवेश होंगे वो गतिशील होंगे। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा अपन ने लिखा कि भाई इसके अंदर आवेश होंगे, बिल्कुल 100% आवेश होंगे, और ये आवेश जो होते हैं ये कौन से होंगे, तो अपन कहते हैं कि इसके अंदर आवेश कैसे होंगे, तो अपन कहेंगे गतिशील। कौन से होंगे, तो यहाँ पे अपन ने कहा कि ये गतिशील हो गया, इसके अंदर आवेश कैसे होंगे, गतिशील, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि इसके अंदर जो धारा होगी क्या तारों में प्रवाहित होगी, जी हाँ। तो अपन कहेंगे कि यह विद्युत तारों में यानी चालकों में प्रवाहित होती है। तो यह तारों या फिर अपन कहेंगे चालक, किसमें, तो यहाँ पे बात करेंगे चालक में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे यह तारों यानी कि चालक में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इसको मैं ये तार कर देता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ पे कि जो आपकी चल विद्युत होती है, ये जो चल विद्युत होगी कौन सी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है, तो अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे ये क्रिया। तो ये क्रिया कौन सी होगी, तो सीधी भाषा में कहेंगे क्रिया यहाँ रासायनिक क्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हो, रासायनिक। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि रासायनिक के द्वारा कौन सी विद्युत उत्पन्न होती है, तो यहाँ अपन कहेंगे चल विद्युत। घर्षण के द्वारा कौन सी विद्युत उत्पन्न होती है, तो अपन सीधा कहेंगे स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि चल विद्युत जो होती है इसका यूज कहाँ करते हैं, तो अपन बात करते हैं उपयोग। तो यहाँ पे उपयोग की बात करते हैं तो चल विद्युत कहाँ होती है, तो नॉर्मली कहते हैं सीधी सी भाषा में कि भैया चल विद्युत तो हर जगह होती है। भाई हर जगह होती है, सामान्य रूप से अपन जैसे घरों में हर जगह यूज ले रहे हैं, तो अपन कहते हैं सामान्यतः सभी जगह, सामान्यतः सभी
जगह, सभी जगह, ठीक है। सामान्यतः सभी जगह जहां पे तारों में धारा प्रवाहित होती है उन सभी जगह अपन इसको क्या लेते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ पे खोज करता, भाई इसकी खोज किसने की, तो यहाँ पे आवेश पूछा तो गतिशील हो गए, यह तार यानी चालकों में प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने कहा कि क्रिया कौन सी है, रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट उपयोग कौन सा है, तो अपन ने कहा कि सामान्यतः सभी जगह प्रवाहित होते हैं। खोजकर्ता कौन है, तो दोस्तों यहाँ खोजकर्ता आता है वोल्टा नामक वैज्ञानिक। तो यहाँ पे वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक है, उसने क्या कर दी, इसकी खोज कर दी। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारी चल विद्युत होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। तो कौन से प्रकार हैं, बात करते हैं यहाँ पे प्रकार। तो यहाँ पे जो चल विद्युत होती है कितने प्रकार की होगी, तो अपन हम कहते हैं कि 2 प्रकार की होती है। और ये 2 प्रकार कौन से होते हैं, तो बात करते हैं दोस्तों, एक होती है यहाँ पे, एक होती है आपकी एसी, कौन सी होती है, एसी। और दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है आपकी डीसी। और ये दोनों ही तारों के अंदर प्रवाहित होने वाली होती है, तो ये दोनों ही आसानी से प्रवाहित होती है। तो यहाँ एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है। और ये होती है आपकी डीसी यानी डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा होती है। ये दोनों दिशाओं में पॉजिटिव एंड नेगेटिव में चलती है, जबकि ये ओनली फॉर केवल पॉजिटिव दिशा के अंदर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो विद्युत आपकी 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत और एक होती है चल विद्युत। तो दोनों के बारे में अपन ने गहनता से अध्ययन किया है कि यहाँ पे स्थिर विद्युत उसमें आवेश होते हैं, वो स्थिर अवस्था में होते हैं, जबकि इसमें यानी गतिशील होते हैं या गतिज अवस्था में अपन कह सकते हैं। ये तारों में प्रवाहित होती है, जबकि स्थिर विद्युत तारों में प्रवाहित नहीं होती। क्रिया की बात करते हैं तो स्थिर विद्युत घर्षण में होती है और ये रासायनिक विद्युत द्वारा होती है। यहाँ उपयोग की बात करते हैं तो सामान्यतः सभी जगह होता है, वो केवल आपके कंप्यूटर प्रिंटर है, सिस्मोग्राफ है, विशेष प्रकार के लिए वो प्रयोग करते हैं। खोजकर्ता यहाँ वोल्टा नामक वैज्ञानिक है, तो वहाँ थेल्स नामक वैज्ञानिक है। यहाँ प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ एक होती है एसी और एक होती है यहाँ पे डीसी। तो एसी और डीसी 2 प्रकार की, इनको गहराई से आगे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगले पॉइंट पे अपन चलते हैं और अगला जो पॉइंट आता है, और अगला पॉइंट क्या है, तो अपन देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे। अब पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे अगला पॉइंट जो रहेगा अपना वो क्या रहेगा, और अगला जो पॉइंट है ये सुरक्षा संकेत रहेंगे। और सुरक्षा संकेत में क्या क्या है वो भी अपन एक एक पॉइंट के द्वारा पूरा समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सुरक्षा संकेत, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो अपन ने जब वादा किया है कि अपन 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे पूरा, चाहे आपके कोई सी हरियंत्र की बुक हो चाहे और कोई बुक हो, सारे पॉइंट अपन क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रीशियन का मतलब होता है किसी पर्सनल एक भर्ती के लिए अपन नहीं पढ़ रहे, ऑल इंडिया कंप्लीट के लिए अपन पढ़ रहे हैं। तो फाउंडेशन बेस का मतलब होता है 0 से हाई लेवल तक चलना। सुरक्षा संकेत यानी सेफ्टी सिंबल, और सेफ्टी सिंबल कितने प्रकार के हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे ये निम्न प्रकार है। और कितने प्रकार होते हैं, तो अपन कहेंगे 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला जो होता है आपका, पहला होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने भी जो शब्द होंगे उन शब्दों पे गहराई से चर्चा करेंगे, वो निम्न के हो चाहे इंग्लिश के हो, कैसे भी हो, सारे शब्दों को एक साथ लेके चलेंगे जो आपको बाद में कोई डाउट ना हो। पहला शब्द है यहाँ पे निषेधात्मक संकेत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिटेशन सिंबल, और इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों नकारात्मक। क्या कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं, यानी निषेधात्मक होता है। अब ये जो निषेधात्मक सिंबल होते हैं ये कौन से होते हैं, तो आपने यहाँ पे डायग्राम में बहुत अच्छे से देख रखा होगा। तो दोस्तों ये है आपके कौन सा, निषेधात्मक। अगर मैं निषेधात्मक की बात करूं ध्यान पूर्वक देखने की, तो जिसमें लाल रंग की अगर क्रॉस पट्टी देखने को मिल जाए तो सीधा आप तुरंत क्या ठोक दो, यहाँ पे निषेधात्मक ठोक दीजिए। क्योंकि 4 प्रकार के सिंबल है, केवल इसी के अंदर ये क्रॉस पट्टी देखने को मिलेगी, बाकी किसी के अंदर भी क्रॉस पट्टी देखने को नहीं है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे अब याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है इसका अर्थ। क्या याद रखना है, तो अपन कहेंगे भैया इसके अंदर याद रखना है आपको कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ होता है
ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खुद ही मना कर रहा है, निषेध है, गलत है। तो इसका अर्थ क्या है? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लिखते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक एक पॉइंट को जहां पे भी डायग्राम की आवश्यकता है तो मैं बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ तरीके से पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको इनका आकार समझ में आ रहा है कि आकार कैसा है। तो भैया इनका आकार कैसा है, तो नेक्स्ट अगला पॉइंट होता है अपना इसमें आकार। यहां लिखा अपन ने आकार। तो भैया इसका आकार सीधा सीधा होता है कि वृत्ताकार होता है। कैसा होगा? तो यहाँ पे अपन कहेंगे वृत्ताकार होता है। और वृत्ताकार अगर ऑप्शन में मैच नहीं खाता है तो यहाँ फिर करेंगे गोलाकार। गोलाकार, ठीक है। ये लो। नेक्स्ट अपन को याद रखना है कि इसके अंदर जो चिन्ह बने हुए हैं वो चिन्ह कौन से रंग के होते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे चिन्ह, ये लो, ये चिन्ह हो गए। तो चिन्ह कौन से रंग के होंगे आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे ये कौन कौन से रंग के इसके अंदर चिन्ह बने हुए हैं। तो अपन सीधा कहेंगे कि भैया इसके अंदर काले रंग के चिन्ह है। तो रंग कैसा हो जाएगा? तो चिन्ह होता है इसमें काला, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए गोले के अंदर जो चिन्ह बना है, तो चिन्ह के पीछे रंग कौन सा है? जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे आपको कौन सा रंग नजर आ रहा है? तो अपन कहेंगे कि सफेद। तो यानी पीछे जो रंग होता है उसे कहते हैं पृष्ठभूमि, या उसे बैकग्राउंड कहते हैं, या उसे धरातल कहते हैं, ठीक है। तो अनेक सारे नाम होते हैं। तो नेक्स्ट अपन ने कहा कि इसे अपन क्या कहेंगे? पृष्ठभूमि। तो यहाँ पे अपन ने कहा पृष्ठभूमि कह दीजिए। इसे ही अपन कहते हैं धरातल, ठीक है। पृष्ठभूमि हो गया, धरातल हो गया, या फिर आप कह सकते हो इंग्लिश में बोलो तो बैकग्राउंड। यहाँ पे बैकग्राउंड, ये लो। अब यहाँ पे पृष्ठभूमि, धरातल, बैकग्राउंड होता है, ये कौन से रंग का है? तो खुद आप आराम से कह सकते हो कि सर यहाँ पे जो बैकग्राउंड होता है ये आप खुद देख लीजिए सफेद रंग का है। कौन सा है? तो अपन कहेंगे कि ये सफेद रंग का है। कौन सा होगा? सफेद रंग का। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे आगे कि इसके अंदर जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर बोले तो आउटलाइन, ये कौन से रंग की है? तो अपन कहेंगे भैया इसके अंदर यहाँ पे बात करेंगे बॉर्डर। ये बॉर्डर कह दो या फिर आप कह सकते हो आउटलाइन, ठीक है। ये आउटलाइन। और आउटलाइन कौन से रंग की होगी? तो यहाँ खुद देख लीजिए, ये आउटलाइन है चारों में। तो अपन कहेंगे ये होती है भैया लाल रंग की। कौन से रंग की होगी? लाल रंग की होती है। और मेरे दोस्तों इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है? तो अपन से कहा जाएगा कि इसमें जो क्रॉस पट्टी होती है, क्या क्रॉस पट्टी होती है, या फिर अपन कहते हैं तिरछी रेखा। इसमें क्या कहेंगे? तिरछी। तो यहाँ पे तिरछी जो रेखा होती है, तो तिरछी जो रेखा होगी ये कौन से रंग की होगी? तो ये खुद देख लीजिए तिरछी रेखा, तो ये लाल रंग की होगी। कौन से रंग की होगी? लाल रंग की होती है। तो दोस्तों अपन को क्या क्या याद रखना है? अपन को सबसे पहले याद रखना है इसका अर्थ, ठीक है। अर्थ क्या है? ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है फिर आकार। आकार कैसा है? वृत्ताकार यानी गोलाकार। नेक्स्ट बात करते हैं चिन्ह, और चिन्ह कैसा है? तो अपन कहेंगे चिन्ह होता है काले रंग का। यहाँ पे पृष्ठभूमि कह दो, चाहे धरातल कह दो, चाहे बैकग्राउंड कह दो, कौन से रंग का है? सफेद रंग का है। और यहाँ पे बॉर्डर है, आउटलाइन है, तो ये कौन से रंग की है? तो ये देख लीजिए लाल रंग की। और क्रॉस पट्टी या तिरछी रेखा जो होती है, यानी कि ये जो तिरछी रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये कौन से रंग की होती है? तो ये होती है आपके लाल रंग की। अब आपको डायग्राम भी बनाना है अपने नोट्सों में, तो चारों में से कोई भी एक बना लीजिए। तो इसमें आपको ऐसे तीर का निशान लगाना है कि ये जो आउटलाइन है तो ये कौन से रंग की है? तो अपन कहेंगे लाल रंग की। इसी के साथ में आप ये भी लगा सकते हो कि ये, यानी कि ये जो तिरछी पट्टी है, क्रॉस पट्टी है ये। इसके अलावा जैसे कि यहाँ ये है आपके सिंबल, तो ये सिंबल जो है तो ये कौन से रंग का है? तो अपन कहेंगे ये है काला। कौन सा है? काला। यहाँ पे अगर मैं भूभाग की बात करूं तो ये कौन से रंग का है? तो अपन बात करते हैं सफेद।
तो इस प्रकार से आप तीर का निशान लगा करके अपने रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से तैयार करते जाइएगा। लास्ट में जब पढ़ेंगे तो आपका मन और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। यहाँ 1 घंटे पढ़ने की बजाय यहाँ डबल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रत्येक के बारे में ऐसे ही अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पहला है निषेधात्मक। ठीक है, अगला चलते हैं और अगला प्रश्न क्या है, यानी कि अगला जो पॉइंट रहेगा वो अगला पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ये देखिएगा अगला जो है वो है आपके अनिवार्य। कौन सा है मेरे दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं और ये है अनिवार्य। अनिवार्य जिसे अपन कहते हैं सकारात्मक, इसी को कहते हैं आदेशात्मक और इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों यहाँ मंडेटरी। क्या कहते हैं, मंडेटरी। इनकी सकल सूरत देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो ये क्या कह रहा है। और यहाँ पे अपन बात भी कर सकते हैं कि अनिवार्य यानी जरूरी। दोस्तों अगर कोई भी विद्युत का काम कर रहे हैं और विद्युत का काम कर रहे हैं तो हाथों में क्या होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। सिर के ऊपर क्या होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। आंखों पे चश्मा होना चाहिए ताकि कोई भी चिंगारी है, स्पार्किंग है वो आंखों में ना जाए। सर्किट ब्रेकर इससे ये संबंधित कोई कार्य कर रहे हो तो हेडफोन जरूरी है। पोल पे चढ़ रहे हो तो सेफ्टी बेल्ट जरूरी है। पैरों में जूते होने चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, अनिवार्य यानी सकारात्मक, आदेशात्मक, मंडेटरी सिंबल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये है इसका क्या, हेलमेट, चश्मा, ग्लव्स, यहाँ सेफ्टी बेल्ट हो गया, हेडफोन हो गया, जूते। इनके अलावा और भी हो सकते हैं। तो आइए इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले वही चीज कि भैया इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले लिखो यहाँ पे इसी प्रकार से अर्थ। तो आज तक क्या कहेंगे कि ऐसा करना चाहिए। भाई निषेधात्मक में तो क्या कहा अपन ने कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ क्या कहेंगे, ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ लिखा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और उसमें क्या था, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके आकार की। तो आकार में आराम से आपको बोलो अच्छे से समझ में दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे इसका जो आकार है बिल्कुल एक क्या है, वृत्ताकार। क्या है, तो अपन बात करेंगे यहाँ पे वृत्ताकार। तो ये दोस्तों वृत्ताकार हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अपन कि चिन्ह कौन से रंग के हैं। तो आपको भली भांति तरीके से पता है कि यहाँ जो चिन्ह बने हुए हैं ये कौन से रंग के हैं, सफेद। तो यहाँ पे बात करेंगे कि दोस्तों ये चिन्ह कौन से हैं, तो अपन कहेंगे सफेद। ये लो, ये सफेद हो गए। कौन से हो गए, सफेद हो गए। अगला चर्चा करते हैं कि इसमें भैया पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि कह दो, धरातल कह दो, बैकग्राउंड कह दीजिए। तो यहाँ पे है नीला रंग। कौन सा है, तो अपन कहेंगे रंग कैसा है, नीला होता है। अब आपसे देखो क्रॉस पट्टी तो केवल एक में ही होती है और में होती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अब बॉर्डर, बॉर्डर। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई बॉर्डर नहीं होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी 1% भी क्या नहीं होती। तो यहाँ अपन कहेंगे बॉर्डर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर की अगर बात करते हैं तो यहाँ बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे केवल इस पे यही पॉइंट अपन को याद रखने हैं। तो अर्थ तो कैसा है, तो अर्थ क्या है इसका, तो ऐसा नहीं करना और चाहिए, यानी ऐसा करना चाहिए। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए ये तो कौन था, निषेधात्मक। तो ऐसा करना चाहिए। आकार की बात करते हैं तो वृत्ताकार, चिन्ह की बात करते हैं तो सफेद, पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो नीला, और बॉर्डर की बात करते हैं तो नहीं होती है। इसके अंदर यहाँ पे ये अनिवार्य के अंदर पूरा का पूरा अपन ने समझ लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। और अगला जो पॉइंट है, और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं। आइए, तो यहाँ अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो देखो ध्यानपूर्वक। तो बात करते हैं चेतावनी, यानी कि वार्निंग सिंबल, और इसी को कहते हैं सचेतात्मक। क्या कहते हैं, सचेतात्मक। तो यहाँ पे चेतावनी यानी कि वार्निंग, और स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये शब्द आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से देखा होगा।
अगर आपने कहीं ना कहीं अच्छे से देखा है तो सीधी बात है ये तो सबसे ज्यादा देखा होगा, इसके बारे में तो कोई नहीं कह सकता कि मैंने नहीं देखा। और ये देखते ही एक मन में एहसास ये हो जाता है कि यार यहाँ न कुछ खतरा है। तो यहाँ पे ये अगर खतरा है तो ये वास्तव में खतरे का ही है। तो यहाँ सीधा सा सबसे पहले तो ये पूछा जाता है क्या आपको कोई संकेत पैदा कर रहा है, संकेत तो कर रहा है लेकिन क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ अपन ये कह रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ हमें पहले ही चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो दोस्तों चेतावनी कह सकते हो, वार्निंग कह सकते हो और सचेतात्मक कह सकते हो, तीन नाम है, कोई सा भी आपको दे सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इसके अर्थ की। अगर मैं अर्थ की बात करता हूं यहाँ पे तो अर्थ ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पे चेतावनी के अंदर अर्थ क्या है, तो अपन कहेंगे इसका अर्थ होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि आप इसको देखकर मन में क्या एहसास लगाते हो कि यार यहाँ कुछ ना कुछ खतरा है, तो मन में कष्ट या भय पैदा करना। तो यहाँ अपन क्या कहते हैं, भय या कष्ट पैदा करना, यानी कि भय, या फिर अपन बात करते हैं कष्ट पैदा करना। क्लियर। ये नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे आकार की। तो आकार आपको बखूबी आराम से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं आकार। तो इसका आकार होता है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार कह दो, चाहे मेरे दोस्तों इसको त्रिकोण कह दो, या इसे ट्रायंगुलर भी अपन कह सकते हैं। तो यहाँ त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे चिन्ह की। तो यहाँ पे जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह कौन से रंग के होते हैं, तो चिन्ह आप आराम से देख सकते हो उनके बीच में बना हुआ है, और ये जो बना हुआ है तो चिन्ह होता है यहाँ पे काला रंग। कौन सा होगा, तो बात करते हैं यहाँ पे होता है काला रंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे आगे की ओर, कि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इसकी पृष्ठभूमि यानी धरातल कौन सा होता है। धरातल कह दीजिए, पृष्ठभूमि कह दीजिए, बैकग्राउंड कह दीजिए, कोई सा भी एक नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पे बात करते हैं धरातल। और दोस्तों ये जो धरातल होता है, ये धरातल कौन से रंग का है, तो आपको भली भांति प्रकार से पता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि पीला होता है। कौन सा होता है, पीला होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर जो बॉर्डर होती है वो बॉर्डर, ये तो बॉर्डर होती है, तो बॉर्डर कौन से रंग की है, तो बॉर्डर कौन से रंग की रहेगी, तो यहाँ अपन कहेंगे काला रंग। कौन सा रहेगा, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे काला रंग होता है। केवल आपको ये 5 बातें याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना है कि अर्थ कैसा है, तो भय या कष्ट पैदा करना होगा। दूसरा बात करते हैं आकार यानी त्रिभुजाकार या त्रिकोण होगा। नेक्स्ट बात करते हैं चिन्ह, चिन्ह कैसा होगा, तो चिन्ह होगा काला। नेक्स्ट बात करते हैं धरातल, धरातल कैसा होगा, पीला। अब पीले को ये येलो कह दे या फिर और कोई नाम दे दे तो वहां पीला होता है। बॉर्डर यानी काला। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे अपन को ये भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी सिंबल दे और वहां पे ऐसे भी कह सकता है कि भैया ये क्या दर्शा रहा है, यानी बॉर्डर कौन से रंग की है, तो अपन सीधा कहेंगे भैया ये काला रंग है। कौन सा है, काला। और इसमें ये जो भाई साहब अंदर बैठा है ना, इसका रंग भी कैसा है, तो इसका रंग भी काला है। लेकिन यहाँ पे ये जो पृष्ठभूमि है ये कौन से रंग की है, तो ये पीला। केवल 2 ही तो रंग याद रखने इसमें, तो यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज अपन को याद हुई। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक विशेष तौर से नोट अपन को लिखना है। और नोट क्या है, और नोट ये है यहाँ पे कि जो भी आपके उच्च वोल्टेज क्षमता के उपकरण होते हैं, उस उच्च वोल्टेज क्षमता के जो उपकरण होंगे उस पर ये खतरे का निशान बना होता है। और ये खतरे का जो निशान बना होता है तो ये कौन से नियम के अनुसार बना होता है, तो नियम नंबर 35। दोस्तों यहाँ पे एक एक नियम को जहां जहां आते रहेंगे वहां लेंगे, वैसे पर्सनल इसका चैप्टर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ अपन लिखेंगे नियम 35। यहाँ पे नियम 35। अब दोस्तों ये जो नियम 35 है इसके अंदर क्या कह रहा है, ये नियम 35 के अंदर कह रहा है क्या कि उच्च
उच्च वोल्टेज उच्च वोल्टेज उच्च वोल्टेज उपकरण, उच्च वोल्टेज उपकरणों पर उच्च वोल्टेज उपकरणों पर खतरे का चिन्ह होता है। अब दोस्तों वो ट्रांसफार्मर हो सकता है, भाई यहाँ पे अपन ने जैसे लिखा कि ट्रांसफार्मर हो सकता है, कोई टावर हो सकता है, कोई बड़ी मशीन हो सकती है, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या होगा, खतरे का निशान होता है। जो खतरे का जो चिन्ह होता है ये कौन से नियम के अंतर्गत आएगा, तो अपन कहेंगे नियम नंबर 35 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अर्थ क्या है, भय या कष्ट पैदा करना होता है, ठीक है। आकार त्रिभुजाकार या त्रिकोण होता है। नेक्स्ट चिन्ह कैसा होता है, काला होता है। धरातल कैसा होगा, तो पीला होता है। बॉर्डर कैसा है, तो अपन कहते हैं काला होता है। नियम की बात करते हैं तो भैया नियम 35 होता है। तो उच्च वोल्टेज उपकरणों पर खतरे का चिन्ह बना होता है या चिन्ह होता है। जैसे ट्रांसफार्मर है, टावर है, बड़ी मशीन है, कोई भी है जहां पे उच्च वोल्टेज होता है तो वो, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और अगला जो पॉइंट होता है, और अगला पॉइंट क्या है, तो ये देखिएगा अगला पॉइंट आता है आपका ये, यानी कि 3 सिंबल अपन ने तरीके से पढ़ लिए हैं दोस्तों। और ये अगला जो पॉइंट आता है, और अगला पॉइंट कौन सा है, तो बात करेंगे यहाँ पर मेरे दोस्तों ये सूचनात्मक संकेत यानी इंफॉर्मेशन सिंबल। सूचनात्मक संकेत यानी इंफॉर्मेशन सिंबल। और ये चौथा आपका चिन्ह है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों जैसे आपसे कह रहा है कि भैया आप टेलीफोन कर सकते हो, मर्जी आपकी है। तीर का निशान बता रहा है कि आप जाना चाहो तो जा सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी चलेगी। तो यहाँ पे जो भी ये साधन है, साधनों का पालन करना। जैसे कोई प्लेटफॉर्म पे जाते हो या कोई हॉस्पिटल में जाते हो तो विंडो खिड़की इधर है, वार्ड इधर है, टिकट खिड़की इधर है, पूछताछ इधर है। या कोई कूड़ादान है तो कूड़ेदान का सिंबल बना दिया, भाई कचरा इसी के अंदर डालना है। तो वो जो सिंबल बनाए गए हैं वो आपको सूचनाएं दे रहे हैं। अब उनका पालन करना है कि नहीं करना है ये तो मर्जी आपकी है, बाकी उनका पालन करना चाहिए। तो अपन अर्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अर्थ। और मैं अर्थ की बात करता हूं तो अपन कहेंगे साधनों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं साधनों का पालन करना चाहिए। क्लियर। ये नेक्स्ट आपको यहाँ पे आकार दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जो आकार होता है यहाँ पे अपन कहेंगे चौकोर। तो ये चौकोर होता है, चौकोर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे अपन कहते हैं वर्गाकार। वर्गाकार। अब ये दोनों तो एक ही है ना, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो वहां आयताकार है तो फिर आयताकार करेंगे, आयताकार। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा भाई चिन्ह कौन सा है इसमें। तो मेरे दोस्तों चिन्ह आप भली भांति प्रकार से देख सकते हो, यहाँ सफेद रंग है तो यहाँ पे बात करते हैं सफेद। ये सफेद रंग हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे चिन्ह हो गया, सफेद हो गया। और यहाँ पे बॉर्डर की अगर बात करते हैं, बॉर्डर, तो बॉर्डर कौन से रंग की है, तो भैया बॉर्डर यहाँ पे सफेद रंग की है। बॉर्डर कौन से रंग की है, सफेद रंग की। और यहाँ पे धरातल की बात करते हैं, धरातल, तो यहाँ पे धरातल कौन से रंग का है, तो धरातल यहाँ पे कौन से रंग का होगा, तो अपन सीधा कहेंगे यहाँ पे हरा रंग होता है। कौन सा रंग होगा, हरा रंग। तो यहाँ पे आप अब खुद देख लीजिए, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि अर्थ कैसा है, तो भैया अर्थ है इसका साधनों का पालन करना चाहिए। अगर मैं आकार की बात करता हूं तो मेरे दोस्तों चौकोर यानी कि वर्गाकार होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर अपना आयताकार करेंगे, लेकिन आयताकार और वर्गाकार ऑप्शन में दोनों है तो पहली प्राथमिकता आपको वर्गाकार ही करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चिन्ह, यानी कि सफेद होता है
नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डर। बॉर्डर कौन सी है? यहाँ पे सफेद है। और धरातल कैसा है? तो धरातल होता है हरा। दोस्तों यहाँ पे हर जगह अपन कहते हैं अपवाद पाया जाता है। गांव, डाड़ी, शहर, सिटी, कक्षा कहीं भी हो, अपवाद हर जगह देखने को मिलता है। तो इसमें भी मेरे दोस्तों क्या होता है, एक अपवाद होता है। भाई नियम के अनुसार तो ये होता है, लेकिन आपने एक चिन्ह जरूर देखा होगा। और वो चिन्ह कैसा देखा है? तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों, ये चिन्ह आपने भली भांति बहुत जगह देखा है आपने। तो दोस्तों आपने देखा कि नहीं देखा? तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये चिन्ह आपने अच्छे से देखा है और ये लाल रंग में ही होता है। तो ये जो आपका डॉक्टरी जो सिंबल होता है, यहाँ पे ये जो डॉक्टरी सिंबल होता है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैं अगर बात करूं दोस्तों, मैं अगर बात करना चाहूँ तो यहाँ पे अब आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सफेद होता है, यानी कि जो इसका बॉर्डर होगा, यानी कि बॉर्डर इसमें पहली बात तो क्या है, होता नहीं है। बॉर्डर इसके अंदर क्या है, होता नहीं है। लेकिन अपन कहते हैं कि जैसे ये सफेद रंग है, समझ जाना कि ये नीला क्या है, सफेद रंग है। सफेद रंग से पूरा का पूरा इसको क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। और सफेद के ऊपर नीले रंग से, सॉरी लाल रंग से इसको बनाया जाता है। तो ये दिखाई देता है। तो ये मेरे दोस्तों सूचनात्मक ही होता है, ये चीज ध्यान रखेगा। तो यहाँ आपको याद रखना है कि एक तो बॉर्डर और एक जो होता है ये चिन्ह, तो ये दोनों ही कौन से रंग के होंगे, तो अपन कहते हैं ये सफेद होते हैं। जबकि यहाँ पे जो आपका भूभाग होता है ये कौन सा होगा, तो अपन कहते हैं हरा होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, ये सफेद होता है, ये सफेद होता है। तो जबकि ये कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे भैया ये लाल रंग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके चारों के चार पॉइंट थे जो सूचनात्मक, ये सॉरी संकेत थे, सिंबल। तो अपन ने पूरा पढ़ा। एक था निषेधात्मक, एक था अनिवार्य, एक था चेतावनी, और एक है आपके ये सूचनात्मक। तो चारों को यहाँ पे डायग्राम द्वारा बहुत अच्छे सिस्टमेटिकली तरीके से अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो अच्छा समझ में आया होगा आपको चारों। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो है आपके कृत्रिम श्वास क्रिया। अब दोस्तों ये कृत्रिम श्वास क्रिया क्या होती है, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। कृत्रिम श्वास क्रिया की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे कृत्रिम श्वास क्रिया क्या है, जैसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, और पीड़ित व्यक्ति है तो उसको श्वास लेने में अगर परेशानी आ रही है, तो श्वास लेने में अगर दिक्कत आ रही है, तो उसको कृत्रिम तरीके से श्वास प्रदान किया जाता है। तो कौन कौन सी विधि है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे कृत्रिम श्वास क्रिया, तो यह निम्न प्रकार है। जिसमें पहली विधि जो है वो कौन सी है, तो अपन बात करेंगे सिल्वेस्टर विधि। यानी कि सिल्वेस्टर जो मेथड होता है, इसी को अपन नेल्सन मेथड भी कहते हैं। अब इसमें आपको एक तो नाम याद रखना है, और दूसरी चीज चोट कहाँ लगी है ज्यादा याद नहीं रखना आपको इसमें, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है मेरे दोस्तों सिल्वेस्टर विधि में। तो कैसे याद रखोगे, देखो सिल्वेस्टर विधि है। सिल्वेस्टर विधि में यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति एक लेटा हुआ है, दूसरा जो है यहाँ पे उसको कुछ एक्सरसाइज करवा रहा है, सीधी सी बात है। अब इसके चोट कहाँ लगी है, तो चोट अपन कहेंगे इसके चोट भाई आगे की ओर ही तो लगी होगी ना। तो इस विधि में चोट आगे की ओर लगी होती है, तो भाई लिटाएंगे कैसे, तो भैया पीठ के बल लिटाएंगे, बस इतना सा याद रखना है। इसके हाथों को क्या है बार बार ऊपर नीचे किया जाता है, ताकि जो अपने ये वाल्व होते हैं ये उठ सके और ये पंप की तरह कार्य कर सके, और श्वास लेने में अपन को क्या हो, मदद मिल सके मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे ये लगभग 10 से 14 बार, 10 से 12 भी आ सकता है, 12 से 16 आ सकता है, तो ऐसे डाटा फिक्स नहीं होता। तो लगभग अपन कह सकते हैं 10 से 14 बार ये प्रति मिनट ऊपर नीचे किया जाता है, ताकि ये जो अपने वाल्व है ये पंप की तरह कार्य कर सके। तो याद क्या रखना है इसमें केवल ये याद रखना है कि इसमें पीड़ित के चोट आगे की ओर यानी सीने की ओर लगे होते हैं, यानी सी से सिल्वेस्टर, सी से सीना, सी से सिल्वेस्टर, सी से सीना, सीने की ओर चोट लगी होती है। तो इसमें केवल ये कहेंगे कि जो चोट लगी होती है, क्या, अरे जो चोट लगी होती है ना वो आगे की ओर होती है बस। तो यहाँ पे कहेंगे आगे की
और बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना अपन को इसमें। तो बस चोट आगे की ओर लगी है। तो मेरे दोस्तों अब ये भी आपको पता होगा लिटाएंगे कैसे। तो भैया लिटाएंगे कैसे, पीठ के बल लिटाएंगे। अब यहाँ आपका ऐसे भी आ सकता है सीने की ओर चोट लगी है, पेट के बल चोट लगी है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया आगे की ओर। अब आगे का पोर्शन तो यही है, ठीक है। अब यहाँ अपन को बस इतना ही याद करना है, इसमें ज्यादा फालतू चीजें याद नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ अपन को मैटर सेलेक्टेड वो लेना है जो इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, तो सिल्वेस्टर विधि, इसमें चोट आगे की ओर लगी होती है और जो लिटाया जाता है वो पीठ के बल लिटाया जाता है। तो लिख सकते हो लिटाना। तो लिटाना पीठ के बल, पीठ के बल, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है इसमें, और अगला पॉइंट क्या आता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट विधि अपन पढ़ते हैं ये, और ये विधि भी आपने बहुत अच्छे से समझी होगी और देखी होगी दोस्तों। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये लीजिए सेफर विधि, और सेफर विधि को कहते हैं होल्जर विधि। अब ये जो आपके सिल्वेस्टर विधि आपने पढ़ी है उसका जस्ट उल्टा है। सिल्वेस्टर विधि में चोट लगी आगे की ओर, लिटाया पीछे की ओर, और सेफर विधि जस्ट उल्टा है। क्या कि इसके अंदर चोट लगी होती है पीछे की ओर पीठ के बल, और लिटाया जाता है आगे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सीधा कहेंगे कि भैया इसमें चोट कहाँ लगी होती है, तो चोट कहते हैं पीठ के बल। तो यहाँ पे पीठ की ओर, पीठ की ओर, तो ये पीठ की ओर चोट लग गई। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि भाई लिटाया कैसे जाता है, लिटाया, लिटाना, तो यहाँ पे तो अपन कहेंगे पेट के बल। अरे भाई क्या है, तो यहाँ पे बात करते हैं लिटाना। तो लिटाना क्या है, पेट के बल, पेट, पेट के बल, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने कहा पेट के बल, बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज्यादा याद नहीं रखना। तो एक कौन सी हो गई, सिल्वेस्टर, एक हो गई आपकी सेफर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये लीजिए अगली जो विधि है, और अगली जो विधि क्या है, तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आपकी तीसरी विधि आ चुकी है मेरे दोस्तों, और तीसरी विधि है मुंह से मुंह में हवा भरना, और इसी को कहते हैं लाबोर्ड विधि। क्या कहते हैं, लाबोर्ड विधि कहते हैं मुंह से मुंह में हवा भरना। अब यहाँ पे ये विधि कब प्रयोग की जाती है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये विधि तब प्रयोग की जाती है जब कोई भी पीड़ित व्यक्ति और श्वास लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, वो मूर्छित हो गया है, तो ये विधि अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो पीड़ित को लिटा दीजिए आराम से सीधा। लिटाने के बाद उसका मुंह भी चेक करिएगा क्या कि उसके मुंह में कोई गुटखा पानी या और अन्य कोई पदार्थ ना हो। उसको लिटाने के बाद में वहां पे एक हाथ से नाक बंद करनी है, खुद की नहीं, पीड़ित की करनी है। तो वहां पे पीड़ित की एक हाथ से नाक बंद करके और अपना मुंह उसके मुंह पे रख कर के झटके के साथ में हवा भरनी है। यह नहीं है कि चुमा चाटी करने लगे और लेके बैठे रहे, ऐसा नहीं करना है भाई। यहाँ पे हाँ ये चीज ध्यान रखना, तो यहाँ पे पीड़ित है और पीड़ित को अपन को क्या करना है कि पीड़ित को हवा प्रदान करनी है। तो ये जो क्रिया है ये लगभग आपको 12 से 16 बार प्रति मिनट करनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि फोटो देख के कहीं आपके मन में डाइवर्ट ना हो जाना। तो यहाँ पे इसीलिए लगाया गया है, एक हाथ से नाक बंद है और मुंह अपना मुंह रख करके झटके से हवा भरने, ताकि इसके फेफड़े जो वाल्व है ये उठ सके, और ये लगभग प्रति मिनट 12 से 16 बार आपको करना है। तो ये एक विधि साधारण विधि भी होती है। इसको कौन सी विधि कहेंगे, क्योंकि जब कुछ नहीं आता तब एक ही उपाय सूझता है कि यार इसका मुंह, अपना मुंह इसके ऊपर रख करके और जोर जोर से हवा प्रेस करे। तो यहाँ पे इसको कौन सी विधि कहेंगे अपन, साधारण विधि। तो ये साधारण विधि भी होती है। अब दोस्तों ये विधि कब प्रयोग करते हैं, तो अपन कहेंगे कि जब पीड़ित को श्वास लेने में अधिक परेशानी हो। तो भैया इसमें अपन कहेंगे उपयोग, तो अपन कहेंगे जब पीड़ित
को श्वास लेने में बहुत अधिक परेशानी हो। तो ये चीज ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर हल्का पतला कपड़ा हो तो आप पतला कपड़ा भी रख सकते हो, ज़्यादा या आपको कोई दिक्कत आ रही है, शर्म आ रही है और कुछ है, लेकिन भाई यहाँ पे अगर पतला कपड़ा मौजूद नहीं है तो फिर सीधा अपना मुंह उसके मुंह पर रख करके और आराम से झटके के साथ हवा भरनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं और नेक्स्ट विधि की ओर अपन चलते हैं। तो ये देखिएगा अगली विधि, यहाँ पे अपन चलते हैं और ये लीजिएगा अगली विधि। और ये विधि भी कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी डायग्राम देख के, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ सीधा डायग्राम में, और जब तक डायग्राम आपको दिखेगा नहीं तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ तरीके से समझ में ही नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं मुंह से नाक में हवा भरना। मुंह से नाक में हवा भरना, अरे सर मुंह से नाक में कैसे हवा भरेंगे? अरे भैया भरना पड़ेगा, क्योंकि नाक से भी आप मुंह बंद करके श्वास ले सकते हो और मुंह के द्वारा भी ले सकते हो, दोनों से तो लेते हो, श्वास नली एक ही है। अब बात करते हैं कि भैया ये विधि कब अपनाएंगे? जब मुंह से ले रहे थे तो नाक की क्या हो सकता? दोस्तों यहाँ पे आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हो सकता है आपके मुंह में या किसी पीड़ित के मुंह में चोट लग गई हो और वहां से श्वास प्रदान नहीं कर सकते, तो फिर नाक के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। तो भैया इसका उपयोग कब करते हैं? जब पीड़ित के मुंह में चोट लगी हो। जब पीड़ित के मुंह में चोट लगी हो। जब पीड़ित के मुंह में चोट लगी हो तो ये, तो देखो एक हाथ से तो क्या करना है, मुंह को रोकना है ताकि श्वास मुंह से बाहर नहीं आए। तो यहाँ पे एक हाथ से तो पीड़ित के मुंह को बंद करना है और मुंह को नाक पे रख के जोर से यहाँ पे 10 से या 12 से 16 बार प्रति मिनट बार बार प्रेस करना है। ठीक है, तो एक ये चौथी विधि होती है। बोलो दोस्तों समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन चलते हैं और अगली जो विधि होती है, और अगली विधि कौन सी है, आइए देखते हैं अगली विधि को। तो यहाँ पे अगली विधि है मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये, तो ये विधि को भी ध्यान पूर्वक आपको समझना है। और ये विधि क्या कह रही है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ये विधि है दोस्तों, और ये बार बार पूछी भी जा चुकी है, CPR। और CPR जो विधि है इसको फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन सबसे ज्यादा तो फुल फॉर्म पूछता है। और इसमें क्या किया जाता है, जब कोई भी पीड़ित होता है तो उसके जो हृदय होता है, दिल होता है, हार्ट होता है, तो हार्ट में क्या होता है, रक्त का थक्का बंद हो जाता है, तो वहां पे उसको पंप कराया जाता है। सीना जो होता है उसके सीने को जोर जोर से क्या किया जाता है, हाथ से दबाया जाता है। तो वहां पे उसके सीने को बार बार जोर से दबाया जाता है। आप ज्यादा कोशिश मत करना, कहीं उसको जीवन दान देने की जगह सलटा दो मामला ही, तो ऐसा नहीं, ज्यादा धीरे भी नहीं और ज्यादा तेज भी नहीं करना है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ये हार्ट होता है और ऊपर से सीने से ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पसलियां हैं मेरे दोस्तों। ये तो यहाँ पे ये क्या है, पसलियां होती है, और पसलियों के नीचे होता है एक प्यारा सा गोल गोल सा क्या, हार्ट होता है, जो ये पंप की तरह कार्य करता है। जब इसमें रुकावट आ जाती है तो अपना शरीर साथ छोड़ देता है, तो उसको बचाने के लिए इसको थोड़ा सा पंप की तरह कार्य करवाया जाता है। तो ये होती है आपकी कौन सी विधि, तो ये आपकी CPR। तो इसमें क्या कहेंगे, तो अपन कहेंगे कि जो दिल होता है, हार्ट होता है, उसको हाथों से जोर जोर से बार बार दबाया जाता है। तो अपन कहेंगे इसमें दिल को क्या, तो अपन कहेंगे कि जो दिल होता है, दिल को हाथों से बार बार दबाया जाता है। तो मेरे दोस्तों ये 5 विधियां हैं, और 5 विधि के द्वारा अपन कृत्रिम श्वास क्रिया अपन प्रदान करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, यहाँ एक नोट लिखा हुआ है कि भारतीय वैद्युतिक नियम के अनुसार सामान्य सुरक्षात्मक जो सावधानियां होती है ना,
सुरक्षात्मक जो सावधानियां होती है वो 29 से 46 तक होता है। तो नियम 29 से 46, अभी आपने एक नियम पढ़ा था नियम नंबर 35, तो वो सुरक्षा सावधानी तो थी भाई, वहां पे जो खतरे का निशान है वो 35 के अनुसार है, तो बोलो 35 के अनुसार आया कि नहीं आया। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सामान्य सुरक्षा सावधानी कौन से नियम के तहत आती है, तो अपन सीधा कहेंगे 29 से 46 तक ये सुरक्षा सावधानियां आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन ने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, शुरू में सामान्य विद्युत को तरीके से पढ़ा, और यहाँ पे फिर अपन ने सुरक्षा संकेत तरीके से पढ़ लिया है। तो यहाँ पे अब आगे का जो पॉइंट है वो और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये पेज सेव नहीं हुआ है, चलो इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा, यहाँ पे इसके अंदर ये चीज लिखी गई है क्या कि दिल को हाथों से बार बार दबाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है इसमें, और ये जो नियम है, नियम वेरी मोस्ट है, इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आगे अपन चर्चा करते हैं। अब ये देखिएगा आगे, यहाँ पे मेरे दोस्तों जो अगला पॉइंट है, वो अगला पॉइंट क्या है, तो ये है मेरे दोस्तों, और ये अगला जो पॉइंट है आपके, कौन सा पॉइंट आ गया, तो अपन बात करते हैं आग। अब ये आग है, आग का मतलब है मेरे दोस्तों फायर, क्या, तो बात करते हैं यहाँ पे आग यानी कि फायर। अब ये आग क्या है, तो अपन कहते हैं आग एक प्रकार की क्या होती है, ऊष्मा। तो आग एक प्रकार की क्या होती है, ऊष्मा। तो आग एक प्रकार की क्या है, तो अपन कहेंगे दोस्तों ये एक प्रकार की ऊष्मा होती है। अब मेरे दोस्तों आग जो होती है, आग को प्राप्त करने के लिए कितने कारक की आवश्यकता होती है, तो अपन कहते हैं उत्पन्न। भैया उत्पन्न करने के लिए कितने कारक की आवश्यकता होती है, तो अपन कहते हैं कारक, ये लो कारक। और ये कारक जो होते हैं ये कितने होते हैं, तो अपन कहते हैं ये 3 कारक होते हैं। और ये 3 कारक होते हैं, तो ये 3 कारक कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं नंबर 1 कारक होता है, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ईंधन। कौन सा होगा, ईंधन, यानी कि वह पदार्थ जिसमें आग लगती है उसे ईंधन कहते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, कपड़ा हो, कागज हो, तेल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, ठीक है, एलपीजी हो, कोई सी भी हो, तो वो होता है ईंधन। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2, और नंबर 2 जो होता है वो आपका क्या होगा, तो अपन सीधा सा कहेंगे ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी आग संभव नहीं है। नेक्स्ट अपन तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, और ये होता है मेरे दोस्तों ऊष्मा। क्या होता है, ऊष्मा। तो यहाँ पे आग को उत्पन्न करने के लिए कितने कारकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो अपन कहेंगे कि 3 कारक होते हैं। और 3 कारक कौन कौन से होते हैं, ईंधन होता है, ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे ऊष्मा। तो पहला ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा होता है यहाँ पे ऊष्मा होता है। दोस्तों इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि अपन बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे ये इस तरह बना देता है और आपसे सीधा सा यहाँ लिख देता है, जैसे कि ईंधन लिख दिया, यहाँ लिख देता है जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ लिख देता है जैसे कि ऊष्मा, ठीक है। और इस प्रकार से ये बना देता है, और बना करके लास्ट में ये कह देता है कि भैया ये यहाँ पे क्या आएगा। कहने का मतलब है इसमें ईंधन भी आ गया, ऊष्मा भी आ गई, ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन में फिर अलग अलग मिलता है, ऑप्शन में एक क्या होता है, आग। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ अपन कहेंगे कि दोस्तों यहाँ जो इसका आंसर होगा वो क्या रहेगा, तो अपन कहते हैं कि भैया यहाँ ये क्या है, आग। ये क्या है, आग होता है। तो आग एक प्रकार की क्या है, ऊष्मा है। और आग को उत्पन्न करने के लिए कितने कारक की, 3 कारक, और 3 कारक कौन से हैं, ईंधन है, ऑक्सीजन है, ऊष्मा। ये 3 कारक यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये इस तरह से आपको मैंने समझाया और आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है,
आइए देखते हैं यहाँ पे। और ये जो पॉइंट है अपन कहते हैं कि भाई आग जो होती है ये 3 कारकों के द्वारा लगती है। अरे मेरे दोस्तों, जब 3 कारकों के द्वारा आग लग चुकी है तो आग को बुझाओ तो सही। भाई अपन कह रहे हैं कि 3 के द्वारा आग लग गई है तो एक को निकाल दो, किसी को भी, आग क्या हो जाएगी, बुझ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे है आग बुझाने की विधियां। क्योंकि दोस्तों मैं पॉइंट इसलिए लिख के लेके आता हूं ताकि बहुत कम समय बच जाए, यानी कम समय में अच्छा अपना टारगेट कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे ये है आग बुझाने की विधियां। तो इसमें आता है पहली विधि स्मूथरिंग, दूसरी आती है स्टार्विंग और तीसरी आती है मेरे दोस्तों कूलिंग। यानी कि इसमें एक एक पदार्थों को रोककर आग बुझाते हैं। तो वो विधि कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मूथरिंग विधि। कौन सी विधि होती है, तो यहाँ पे होती है मेरे दोस्तों स्मूथरिंग विधि। अब ये जो स्मूथरिंग जो विधि होती है इसमें क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि भाई 3 पदार्थ होते हैं और तीनों कारकों में से कौन सी, तो अपन कहेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है क्या, जी हाँ मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर आग बुझाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, स्मूथरिंग होती है। तो इसमें अपन सीधा कहेंगे क्या, ऑक्सीजन, क्या कहेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक कर, ऑक्सीजन की सप्लाई रोककर आग बुझाई जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर आग बुझाने की जो क्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, तो अपन सीधा सा कहेंगे स्मूथरिंग कहलाती है। अब आता है स्टार्विंग। स्टार्विंग के अंदर क्या होता है, तो अपन कहते हैं मेरे दोस्तों इसके अंदर कि अब होता है ईंधन, ईंधन की सप्लाई, ईंधन की सप्लाई रोक कर, ईंधन की सप्लाई को रोककर जो आग बुझाई जाती है ना मेरे दोस्तों, वो सप्लाई कौन सी होती है, तो अपन कहते हैं कि स्टार्विंग विधि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कूलिंग। और ये कूलिंग क्या है, तो अपन सीधा सा कहेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पे ऊष्मा की सप्लाई, ऊष्मा की सप्लाई, ऊष्मा की सप्लाई रोक कर, ऊष्मा की सप्लाई को रोककर जो आग बुझाने की जो क्रिया होती है वो क्रिया क्या कहलाएगी, तो अपन कहते हैं कूलिंग कहलाती है। अब जैसे आप कमरे पे रहते हो और कमरे पे जब रहते हो तो वहां आपने देखा होगा खाना बनाते हो, सिलेंडर को आपने बंद कर दिया, और सिलेंडर को आपने बंद कर दिया यानी आग को आपने बुझा दिया, तो तीनों में से कौन सी विधि होगी, तो मेरे दोस्तों आपने क्या किया, रेगुलेटर को घुमाया, रेगुलेटर को घुमाया तो रुकी क्या, तो उसमें सिलेंडर से गैस आना बंद हो गई, यानी बंद हो गई, इसका मतलब क्या नहीं मिली, ईंधन। तो ईंधन की सप्लाई को आपने रोक करके आग बुझाया, तो बताओ कौन सी विधि है, तो अपन कहेंगे कि जब ईंधन की सप्लाई को हम रोक रहे हैं तो वो कौन सी विधि कहलाएगी, तो अपन कहेंगे वो स्टार्विंग विधि होती है। या कोई सिलेंडर होता है तो सिलेंडर में से आग निकल रही है तो उसके चारों तरफ एक गीला सा कपड़ा ढाल करके अपन आग बुझाते हैं, उसका मतलब है मेरे दोस्तों ऑक्सीजन को रोक करके। क्यों, ऑक्सीजन को रोक करके आग बुझाते हैं तो वो होती है स्मूथरिंग, और एक होती है ऊष्मा को रोक करके, यानी कि यहाँ होती है फिर वो आपकी कूलिंग विधि होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो विधियां थी आग बुझाने की जो विधियां हैं, ये आग बुझाने की जो विधियां हैं ये आपके 3 प्रकार की होती है। स्मूथरिंग विधि होती है, स्टार्विंग विधि होती है, और यहाँ पे ये कूलिंग विधि होती है। ऑक्सीजन को रोक करके आग बुझाते हो तो यहाँ स्मूथरिंग, ईंधन को रोककर आग बुझाते हो तो यहाँ स्टार्विंग, और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर आग बुझाते हो तो यहाँ पे बोलो कौन सी होगी, तो अपन कहेंगे कूलिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये अगला पॉइंट आता है यहाँ पे मेरे दोस्तों, ये है आपके आग के प्रकार। तो यहाँ पे भाई आग के जो प्रकार होते हैं
ये आग के प्रकार क्या होते हैं कि अलग अलग पदार्थों में आग लगती है। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग अगर पदार्थों में आग लगती है, जैसे अपन कहते हैं लकड़ी कपड़ा कागज के अंदर आग लग जाती है, बिल्कुल लगती है। दूसरी चीज अपन बात करते हैं तेल पेट्रोल डीजल कैरोसिन में भी आग लगती है, गैस में भी आग लगती है, विद्युत तार केबल वायरिंग इसमें भी आग लगती है, और खाना बनाते हैं तो वहां पे भी आग लगती है। तो आग विभिन्न प्रकार की होती है। इस विभिन्न प्रकार की आग को भी अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आइए, इसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। दोस्तों एक शब्द मैं आपको बोलूं, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूं क्योंकि अपन बार बार कंफ्यूज रहते हैं। एक तो जैसे होता है श्रेणी शब्द, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरा होता है श्रेणी को आप कह सकते हो वर्ग, ठीक है। दूसरी चीज इसको आप कह सकते हो समूह, समूह, ठीक है। यानी ए श्रेणी की आग, ए वर्ग की आग, ए समूह की आग, या इसे क्लास की आग भी कह सकते हो। इंग्लिश में कहते हैं क्लास, यानी क्लास ए आग, क्लास बी आग। तो दोस्तों इसको अलग अलग इस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है, कोई सा भी एक शब्द देखने को मिल सकता है, क्लास ए आ सकता है, वर्ग ए आ सकता है, श्रेणी ए आ सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सारणी बनाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट अपन समझते हुए चलते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले अपन लिखते हैं ऊपर ए श्रेणी आग, ठीक है। ए श्रेणी, ठीक है, आग तो है, ए श्रेणी लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों बी श्रेणी। नेक्स्ट आता है आपके सी श्रेणी, एक होता है डी श्रेणी, और एक होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे के एंड एफ श्रेणी, ठीक है। ये तो दोस्तों यहाँ पे ये आपको इस तरह से डिवाइड कर दिया है। इस तरह आपको बिल्कुल आपको भी ऐसे ही डिवाइडेशन करना है, इस तरह। अब इसके अंदर अपन को एक एक पॉइंट एक एक पॉइंट को समझना है। तो श्रेणी ए के अंदर कौन सी आग आती है? तो नॉर्मल अपन कहते हैं श्रेणी ए के अंदर साधारण आग आती है दोस्तों। यहाँ पे एक कॉलम और आप तैयार कर लीजिएगा, मैंने जगह छोड़ी है वैसे, ये लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ अपन इधर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, और इधर क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले अपन बात करते हैं ईंधन। यहाँ पे कि भाई ए श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ होंगे, यानी कौन कौन से ईंधनों में आग लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से ईंधन होंगे, तो अपन सबसे पहले कहते हैं कि जैसे कि इसमें कागज, कागज मैं बात करूंगा, यहाँ पे कपड़ा, कागज कपड़ा, रेशम, कागज कपड़ा रेशम, जोट, जोट, यहाँ पे बात करेंगे लकड़ी, लकड़ी, यहाँ पे बात करेंगे कपूर, कपूर, यहाँ पे बात करेंगे लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला, क्लियर। तो दोस्तों कागज कपड़ा रेशम जोट लकड़ी कपूर लकड़ी का कोयला आदि, तो ये सारे के सारे जो शब्द होंगे ये किस में होंगे, तो अपन कहेंगे ये साधारण आग, यानी कि ए श्रेणी की आग के अंदर इनमें अगर आग लगती है तो ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब बी श्रेणी, और ये बी श्रेणी के अंदर कौन कौन से आग होंगे, तो अपन कहेंगे इसमें याद रखो तेल की आग। ऐसे याद रखने के लिए क्या कहेंगे, तो अपन सीधा कहेंगे तेल की आग, तेल की आग, ठीक है। ये तो याद रख लिया, लेकिन इसके अंतर्गत आएगा क्या क्या, तो सुनो ध्यान से। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल,
कैरोसिन, कैरोसिन। यहां पे बात करेंगे कोलतार, कोलतार। इसके आगे अपन बात करेंगे कि तेल से भीगा, तेल से भीगा कपड़ा, तेल से भीगा कपड़ा, तेल से भीगा कपड़ा। या फिर बात करेंगे तेल से भीगा कपड़ा या कागज, है ना, कागज। ये तो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, कोलतार है, तेल से भीगा कपड़ा है, ठीक है, तेल से भीगा कागज है, तो ये आदि। इसके अंतर्गत ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं, इनमें अगर कोई आग लग जाती है तो किस श्रेणी में आएगी, तो अपन कहेंगे बी श्रेणी की के अंतर्गत वो आती है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, अगली श्रेणी के अंदर अपन प्रवेश करते हैं, और अगली श्रेणी कौन सी आती है, तो वो आती है सी श्रेणी की आग। तो यहाँ पे ये कौन सी आग होगी, तो अपन कहेंगे सीधा सीधा कि ये गैस की आग होती है, गैस और विद्युत की आग होती है। अब ये विद्युत की आग के अंदर ये लफड़ा रहता है कि वो सी के अंदर मानता है कि डी के अंदर मानता है। दोस्तों ज्यादातर जो किताब और जो बोर्ड है, अब प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो सी श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये राजस्थान के अंदर भी और डीआरडीओ है, इसरो है, ये सब के अंतर्गत किस में आ रही है, सी के अंदर। लेकिन पिछली जो भर्ती थी, जैसे कि आपके दिल्ली मेट्रो थी, वो डी श्रेणी यानी विद्युत की आग को डी श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बोर्ड किस श्रेणी में मानता है। अब यहाँ पे गैस की आग है, जैसे कि अपन बात करते हैं एलपीजी। तो दोस्तों यहाँ एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट आता है सीएनजी, यहाँ पे सीएनजी यानी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड नेचुरल यहाँ पे कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी हो गए, ये गैसोलीन हो गई, सॉरी एक अपन जैसे अपन लिखते हैं गैसोलीन, गैसोलीन यानी वो गैसें जिनमें आग लगती है वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आएगी, सी श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अपन कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि विद्युत की आग को भी माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करेंगे विद्युत आग। तो विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण। अब विद्युत उपकरण के अंदर जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे वायरिंग, ठीक है, वायरिंग के अंदर आग लग गई, कोई तार केबल है, तार केबल के अंदर आग लग गई, ठीक है, आदि के अंदर आग लग जाती है, तो ये इस श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि डी श्रेणी के अंतर्गत आएगा क्या फिर, तो भैया डी श्रेणी के अंतर्गत अपन मानते हैं, डी श्रेणी के अंतर्गत आता है धात्विक पदार्थों में लगने वाली आग। तो यहाँ पे बात करते हैं धात्विक, धात्विक पदार्थों में लगने वाली, धात्विक पदार्थों में लगने वाली आग, ये जैसे कि सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम आदि आदि, ठीक है। तो इसके अंतर्गत विद्युत भी आ सकती है, लेकिन ज्यादातर अपन किस में मानते हैं, सी के अंतर्गत ही मानेंगे। अब लेटेस्ट जो जितने भी बोर्ड है वो सारे के सारे किस में मान रहे हैं,
सी श्रेणी के अंतर्गत मान रहे हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर 2023-24 के अंदर भी जो एग्जाम लगी थी DRDO की, उसके अंतर्गत आपका डी श्रेणी के अंतर्गत माना गया है। इसके अलावा जो राजस्थान विद्युत विभाग के अंदर लगी, उसके अंतर्गत भी विद्युत को किसमें माना गया है, सी श्रेणी के अंतर्गत ही माना गया है। जबकि 2000 करीब 17-18 के अंदर जो रेलवे ये दिल्ली मेट्रो की जो भर्ती थी, उसमें डी श्रेणी के अंतर्गत माना गया था। तो यहाँ पे अब जो ज्यादातर मान रहा है वो किसके अंतर्गत मान रहा है, सी श्रेणी में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, और अगला जो पॉइंट है यहाँ पे के एंड एफ श्रेणी, तो ये किसकी आग होती है, तो अपन कहते हैं किचन, किचन यानी कि रसोई, रसोई की आग। तो दोस्तों रसोई घर के अंदर जैसे आग कब लगती है, तो अपन कहते हैं खाना बनाते समय, जैसे कि अपन बात करते हैं वनस्पति तेल, वनस्पति तेल हो गया, घी हो गया, वसा आदि। तो भैया आदि में जब आग लग जाती है तो यहाँ पे वो आग कौन सी आग होगी, तो अपन कहेंगे सीधा सीधा वो के श्रेणी की आग होती है। अब वापस थोड़ा सा हाँ एक चीज और डी श्रेणी के अंदर, एक डी श्रेणी में और कौन सा आएगा दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पे खनिज कोयला बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, खनिज कोयला, खनिज कोयला। तो ये खनिज कोयला तो आएगा डी श्रेणी के अंतर्गत, जबकि लकड़ी का जो कोयला आता है वो सीधा किस में आएगा, ए श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब ये तो रही ईंधन की बात, ध्यान रखना सारणी तरीके से बनाना। तो यहाँ ए श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन है, कागज, कपड़ा, रेशम, जूट, लकड़ी, कपूर, लकड़ी का कोयला आदि। बी श्रेणी के अंतर्गत कौन है, तो यहाँ बात करेंगे तेल की आग, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार, रेशम, तेल से भिगा कपड़ा। इसके अंतर्गत और अपन ले सकते हैं जैसे तारपिन, तारपिन, पेंट, थीनर, थीनर आदि, ठीक है। तो ये तो काफी सारे इसके अंतर्गत आते हैं, जो लिक्विड हो और उसमें आग लगती है तो वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। सी श्रेणी के अंतर्गत अपन ने कहा कि भैया गैस की आग होती है, तो यहाँ पे LPG हो गई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गई, गैसोलीन हो गई, विद्युत की आग हो गई। तो ये है आपके तेल की आग, यानी ज्वलनशील तरल पदार्थ, और ये होते हैं आपके साधारण पदार्थ, और ये है गैस आग है लेकिन ज्वलनशील गैस है, डायरेक्ट गैस मत बोल देना, ज्वलनशील गैस की आग, ये डी श्रेणी की, और ये होती है आपके के श्रेणी की। अब दोस्तों बात आती है इनको बुझाने की, तो भैया इसको बुझा दीजिए सीधा सीधा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि इसको बुझा दीजिए। अब बुझाने के लिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, चलो इसी को बुझा देते हैं अपन, और बुझाने के लिए अपन बात करते हैं यहाँ पे ये। तो सबसे पहले ए श्रेणी की आग बुझाते हैं, यानी बुझाने वाले पदार्थ। तो भैया किससे बुझाएंगे, तो सबसे पहले सीधी सी बात करते हैं, ए श्रेणी की आग है तो ए श्रेणी की आग को तो किससे बुझाएंगे, पानी से। किससे बुझाएंगे अपन, सीधा है पानी, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी बी श्रेणी की आग होती है, इसको यानी कि तेल की आग को सबसे पहली प्राथमिकता जो दी जाती है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, झाग। किससे बुझाएंगे अपन, तो अपन कहेंगे भैया इसको झाग से बुझाया जाता है, और झाग को इंग्लिश में कहते हैं फोम। तो यहाँ पे इस फॉर्म से बुझाई जाती है इसको, ठीक है। अगर ऑप्शन में झाग नहीं हो तो अपन प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पे CO2। किसका प्रयोग करेंगे, CO2 का प्रयोग करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो ध्यान रखना यहाँ पे शुष्क चूर्ण, शुष्क चूर्ण प्रयोग करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहला है झाग यानी फोम, दूसरा CO2, तीसरा है शुष्क चूर्ण हम प्रयोग करते हैं। अब बात आती है मेरे दोस्तों यहाँ पे कि जो गैस आग होती है ना, ये देखो मैं लिख देता हूँ बिल्कुल क्लियर, कि जो गैस आग होती है इसको तो अपन किससे बुझाते हैं, तो अपन कहते हैं शुष्क, शुष्क चूर्ण से बुझाते हैं यहाँ पे, जिसको अपन ड्राई पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर कहते हैं। और ड्राई पाउडर के अंदर क्या आता है, तो अपन कहते हैं बालू रेत भी आती है,
सूखी रेत है, बजरी है, ठीक है, तो ये अंतर्गत इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों जो विद्युत की आग होती है, विद्युत की जो आग होती है, इसको अपन हेलोन किससे बुझाते हैं, तो अपन बात करेंगे यहाँ पे हेलोन, हेलोन, या फिर अपन बात करते हैं सीटीसी, सीटीसी। तो ये ध्यान रखना, हेलोन या सीटीसी, यानी सीटीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होती है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड से अपन क्या करते हैं, बुझाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो डी श्रेणी की आग होती है, और इसको बुझाने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, तो अपन सीधा सा बात करेंगे CO2। किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, उससे अपन डी श्रेणी की आसानी से क्या करेंगे, आग को यहाँ पे बुझाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं के श्रेणी की आग को किससे बुझाते हैं, तो वेट केमिकल, वेट केमिकल, वेट केमिकल यानी पोटेशियम लवण होता है, पोटेशियम, पोटेशियम लवण। तो ये दोस्तों पोटेशियम लवण होता है, वेट केमिकल यानी पोटेशियम लवण के द्वारा इसको क्या किया जाता है, बुझाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और अपन लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इसके अंतर्गत चलो खैर जगह निकालते हैं अपन। यहाँ पे मैं अगला जो पॉइंट अब ले रहा हूँ दोस्तों, वो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इनको बुझाने के लिए यंत्र का प्रयोग करेंगे, और यंत्र पर पट्टी का रंग कैसा होता है, क्योंकि सारे जो यंत्र होते हैं वो लाल रंग के ही होते हैं, लेकिन पहचानने के लिए उन पर पट्टी का रंग होता है, तो यंत्र पर पट्टी का रंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा यंत्र पर पट्टी का रंग। तो दोस्तों यंत्र पर पट्टी का रंग कैसा होगा, तो यहाँ पे यंत्र पर पट्टी का रंग की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ए श्रेणी के अंतर्गत जो बुझाया जाता है वो पानी से, तो पानी वाला जो सिलेंडर है उस पर जो पट्टी का जो रंग होगा ना, वो कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे लाल। पट्टी का रंग कैसा होगा, लाल। इसके अंतर्गत यहाँ पे जो जाग वाला सिलेंडर होता है ना, वो केवल जाग वाले का बात कर रहे हैं, तो जाग वाले पर जो कलर होता है वो कौन सा होता है, तो अपन कहेंगे क्रीम रंग, क्रीम जैसा, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं मेरे दोस्तों जो गैस वाला होगा, तो गैस की आग को बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण है, और शुष्क चूर्ण का जो सिलेंडर का जो रंग होगा यहाँ पे होता है नीला। कैसा होगा, नीला। जबकि यहाँ पे हेलोन का जो, हेलोन जिसके अंदर भरेंगे वो होगा हरा। कैसा होगा, हरा। तो ये चीज ध्यान रखना, शुष्क चूर्ण जिसके अंतर्गत भरा है उस पर पट्टी का रंग नीला होगा, और जिसके अंतर्गत हेलोन भरी हुई है वो पट्टी का रंग होता है हरा। जबकि यहाँ पे CO2, और CO2 जिसके अंतर्गत भरी है उसका रंग होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे काला। क्या होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं पट्टी का रंग कैसा होगा, तो यहाँ पे बात करते हैं वो होगा काला। तो यहाँ पे जबकि वेट केमिकल जिसके अंतर्गत भरा होता है तो उसमें पट्टी का रंग होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे पीला। क्या होगा, पीला। अब वापस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा अपन कह रहे हैं, देखो तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो होती है आपकी ए श्रेणी की आग, एक होती है यहाँ पे बी श्रेणी, एक होती है सी श्रेणी, एक होती है डी श्रेणी, और एक होती है यहाँ पे के एंड एफ श्रेणी की आग होती है। तो सबसे पहले अपन ईंधन की चर्चा करते हैं। तो ईंधन के अंदर कागज हो गया, कपड़ा हो गया, रेशम, जूट, लकड़ी, कपड़ा, यानी ये कपड़ा ऊपर आ गया, लकड़ी हो गया, कपूर, लकड़ी का कोयला आदि आते हैं। बी श्रेणी के अंदर तेल की आग हो गई, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार, तेल से भीगा कपड़ा, कागज आदि, ठीक है। और यहाँ पे तारपिन, पेंट, थिनर आदि होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सी श्रेणी के अंतर्गत। तो सी श्रेणी में ज्वलनशील गैस आती है, यानी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG, कंप्रेसर, नेचुरल गैस, गैसोलीन है। इसके अलावा यहाँ पे ये हो गई, और इसके अलावा विद्युत की आग होती है। तो विद्युत की आग के अंतर्गत विद्युत के उपकरण है, जैसे वायरिंग है, तार है, केबल है, कोई सॉकेट में आग लग गई तो वो किसके अंतर्गत माने जाएंगे, सी श्रेणी में। यहाँ पे बात करते हैं डी श्रेणी।
तो यहाँ धात्विक पदार्थों में लगने वाली आग होती है, सोडियम है, पोटेशियम है, यहाँ पे आदि होते हैं, ठीक है। इसके अलावा खनिज कोयला होता है। यहाँ पे किचन या रसोई घर में आग लग जाती है तो वनस्पति तेल है, घी है, वसा आदि। किचन या रसोई आग, ठीक है, आग। तो यहाँ पे अब बुझाओ, तो बुझाने के लिए ए श्रेणी को किससे बुझाएंगे? पानी से। इसको बुझाने के लिए ध्यान रखिएगा, पहली प्राथमिकता देनी है झाग को। झाग ऑप्शन में नहीं है तो CO2 और CO2 ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे शुष्क चूर्ण। जबकि यहाँ पे बुझाने के लिए अगर गैस की आग है, गैस की आग है तो शुष्क चूर्ण का अपन क्या करेंगे? प्रयोग करते हैं। यहाँ पे विद्युत की आग है तो विद्युत की आग को किससे बुझाएंगे? हैलोन या फिर CTC से बुझाते हैं। और विद्युत की आग को अपन शुष्क चूर्ण से भी बुझाते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता हैलोन आप कीजिएगा। डी को यहाँ CO2 से बुझाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और भैया इसको बुझाते हैं वेट केमिकल यानी पोटेशियम लवण होता है। अब बात करते हैं कि इन पदार्थों को सिलेंडर में भरेंगे, सिलेंडर पर पट्टी का रंग कैसा होगा? तो यहाँ सिलेंडर में पट्टी का रंग होता है इसका, जिसमें पानी भरा होता है वो लाल रंग का होगा, जिसमें झाग भरा होता है वो क्रीम होगा, जिसमें शुष्क चूर्ण भरा होता है उसका रंग नीला होगा, जिसमें हैलोन गैस या CTC भरी है तो वो हरा रंग होगा, जिसमें CO2 भरा है उस पट्टी पर काला रंग होगा, और यहाँ पे आता है जिसमें वेट केमिकल भरा होता है उस पे पट्टी का रंग पीला होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पट्टी का रंग। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पट्टी का रंग कैसा होता है। तो ये देखो, अब ये तो खैर ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सिलेंडर आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको सिलेंडर नजर आ रहे हैं, ये सिलेंडर। तो दोस्तों यहाँ पे आप पट्टी का रंग आराम से देख सकते हो कि जिसके अंदर CO2 होती है उस पे बोलो पट्टी का रंग ये देखो ब्लैक है कि नहीं है। जिसके अंदर ड्राई पाउडर है उस पे पट्टी का रंग नीला है। जिसमें फोम भरा है वो क्रीम, ध्यान रखना ये क्रीम जैसा है, ये पीला नहीं। पीला किसके लिए आएगा? वेट केमिकल के लिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा ये। और वाटर के लिए, वाटर पे लाल पट्टी का रंग होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ड्राई पाउडर, इसके अंदर ये भी मान रखा है, तो ये अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत मैं आपको सिलेंडर यानी कि अग्निशामक जो यंत्र है उसको चलाने का प्रोसेस भी बताऊंगा, और वो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, ये सारी जानकारी अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत होगी, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।